हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण में समास के बारे में। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज समास के बारे में? हम पढ़ेंगे आज समास किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समासिक शब्द क्या होते हैं। नंबर 3 हम पढ़ेंगे समास विग्रह किसे कहते हैं। नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पूर्व पद और उत्तर पद, 2 पद होते हैं समास में, तो वो क्या होते हैं, उसे किसे कहते हैं हम, पूर्व पद या हम उत्तर पद किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, विभक्तियों के नाम पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, द्विगु समास किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे हम, कर्मधारय समास किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, द्वंद्व समास किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे हम, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो चलिए हम अपना शुरू करें समास। और क्वेश्चन नंबर 1 है, समास किसे कहते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी चीज़ को हम जब संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नया शब्द भी होना चाहिए और सार्थक यानी उनका अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो शब्द आपका निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो ऐसा शब्द हमारा समास नहीं कहलाएगा। जैसे कि रसोई के लिए घर, देखिए अब इसमें 2 पद हो गए, रसोई भी हो गया और घर भी, और दोनों ही पद क्या हैं, नवीन भी नए भी हैं, और सार्थक नया शब्द बनता है हमारा रसोई घर। रसोई के लिए घर यानी रसोई घर। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत से प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। समासिक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? समासिक शब्द होता क्या है? समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसमें समस्त पद, इसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद भी कह सकते हैं। समासिक पद को हम समस्त पद भी कह सकते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह या परसर्ग, जो विभक्तियों में जो चिन्ह लगे होते हैं, विभक्ति चिन्ह जो लगे होते हैं हमारे शब्दों में, वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे समास विग्रह किसे कहते हैं। जब समास को विग्रह मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। समासिक शब्दों के बीच के जो संबंध हैं उनको जब हम स्पष्ट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे राजपुत्र हमने पढ़ा ना अभी, राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या हुआ, राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र को हमने विग्रह करके बता दिया कि राजपुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र। तो इस तरह से जो विग्रह करना होता है, विग्रह करना मतलब उनको खंड खंड करना, बांटना। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, डिक्लियर, हमने इसको क्लियर किया, तो इसे हम कहेंगे समास को विग्रह करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। जैसे गंगा जल में देखिए, गंगा हो गया क्या, पूर्व पद, और पीछे जल है तो जल क्या हो गया, उत्तर पद। तो इस तरह से इसमें पूर्व पद भी होता है और उत्तर पद भी होता है, यानी समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसके बाद हम पढ़ेंगे समास के कितने भेद हैं। तो मूल रूप से समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो समास का भेद है क्या कहलाता है, वो अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष कहलाता है। नंबर 3 द्विगु समास कहलाता है। नंबर 4 द्वंद्व समास कहलाता है। नंबर 5 बहुब्रीहि कहलाता है। और नंबर 6 में क्या आएगा हमारा, कर्मधारय समास। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास किसे हम कहते हैं, जिस समास का पहला पद, 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय हो यानी कि कोई परिवर्तन उनमें ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण मृत्यु तक, आमरण मृत्यु तक, न इसमें यथा और आ अव्यय है। कुछ अन्य उदाहरण में देखिए, आजीवन यानी जीवन भर, यथा समर्थ यानी सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथा क्रम यानी क्रम के अनुसार, भरपेट यानी पेट भरकर, हर रोज यानी रोज रोज, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में,
रातों रात यानी रात ही रात में, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना, प्रतिवर्ष हर वर्ष। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं बच्चों? तो जिस समास का उत्तर पद, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद यानी पीछे वाला पद और पूर्व पद गौण हो जाते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों ही पद क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं यानी छुप जाते हैं, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे तुलसीदास कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत को क्या करेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसीदास कृत को पढ़ेंगे तुलसी द्वारा कृत यानी रचित। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। इसके बाद है विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष या गिरहकट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष यानी मन चाहा, मन से चाहा। इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष यानी रसोई घर, रसोई के लिए घर। आपादान तत्पुरुष में है देश निकाला यानी देश से निकाला। नंबर 5 में है संबंध तत्पुरुष में जैसे हो गया गंगा जल यानी गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? नगरवास यानी नगर में वास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो। जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? संख्या, जिसे हमें संख्या पता चलता है 1 2 3 4 ऐसे जो संख्या हैं वो पता चलता है, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। ध्यान रखिए द्विगु समास में संख्यावाची होते हैं ये समास, जिनके हमें संख्या का पता चलता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद यानी पीछे वाला पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख। देहलता यानी देह रूपी लता। नीलकमल यानी नीला कमल। सज्जन यानी सत्य जन यानी अच्छे लोग। द्वंद्व समास नंबर 11 में है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, उन्हें हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। जैसे ऊंच नीच, ऊंच और नीच। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो इस तरह से हम कहते हैं इन्हें द्वंद्व समास। इनके बीच में हाइफन यानी कि ये बीच में डैश लगा होता है। इसके बाद द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास हमने पढ़ लिया, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब लास्ट में बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद अप्रधान और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान बन जाता है। वो कोई बाहर से शब्द आकर प्रधान बन जाता है और बाकी के ये जो दोनों पद होते हैं, समस्त पद जो होते हैं इनके वो क्या हो जाते हैं? इनका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, उनकी प्रधानता नहीं रहती, बल्कि बाहर से कोई शब्द आकर प्रधान बन जाता है और सांकेतिक बन जाता है, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका यानी शिव। सुलोचन यानी सुंदर हैं लोचन जिसके, यानी लोचन क्या? आँख, जिसके अर्थात मेघनाद की पत्नी। इसके बाद है पीतांबर,
पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण। अंबर क्या होता है? वस्त्र। पीला यानी जिसका वस्त्र पीला हो, वो क्या है? श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। तो ये सभी क्या हो गए? बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमने समास को बहुत छोटे और बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। इसमें आपके लिए ये नोट्स है, क्योंकि आपके पेपर में समास आने वाला है बच्चों, तो आप इनकी तैयारी यहाँ से भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तब तक ध्यान रखिए बच्चों अपना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से दूंगी हिंदी व्याकरण का। तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए।